कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई टाइम से कर रहे होंगे। मैंने कि जैसे कि एक लंबा गैप ले लिया है, उसका रीजन भी है। आई वॉज नॉट फाइन, तो मैंने थोड़ा गैप लिया ताकि मैं आपको उसी सेम जोश के साथ पढ़ा सकूं। आप भी अपना ध्यान रखिए, जैसा मैं हमेशा आपको कहता हूँ, मौसम से बचा के रखिए। मैंने खुद को मौसम से बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपको पता है जैसे कि वेडिंग सीजन चल रहा है, आपको रिलेटिव्स के यहाँ वेडिंग सीजन में इनविटेशन अगर आता तो जाना पड़ता, तो वही हुआ। मैं भी एक इनविटेशन का शिकार हो गया। मैं वेडिंग सीजन की वजह से किसी इनविटेशन में गया जहाँ मुझे हवा लग गई और मैं बीमार पड़ गया। तो मैंने खुद को मौसम से बचाने की बहुत कोशिश की, मैं नहीं बच पाया, इसलिए आपको बता रहा हूँ। हम सब लोग बच्चे हैं और आपकी इम्यूनिटी तो बड़ों की जैसी इतनी भी स्ट्रांग नहीं होती, इसलिए खुद को आप बचा के रखें, क्योंकि आपके एग्जाम है। मेरे एग्जाम भी नहीं थे, तब भी मैं रिकवर होकर आपके सामने आ गया हूँ। आप अपने आप को बचा के रखें। प्री बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन कॉमर्स के जो एग्जाम है वो अभी भी पेंडिंग है। कॉमर्स एग्जाम काफी स्कूलों में नहीं हुए हैं, होने बाकी हैं। तो हम जैसे कि कॉमर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ना कि कॉमर्स का है बल्कि आपकी होल लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर हम लास्ट जो चैप्टर या कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे वो था डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसके अंदर हमने ऑलमोस्ट हाफ एंड चैप्टर पढ़ लिया था। और अब हम उस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। उस चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक प्रीव्यू दे दूंगा, क्योंकि काफी टाइम हो गया। काफी टाइम गैप होने के बाद क्या कई बार क्या होता है कि कॉन्सेप्ट आपके माइंड से स्किप हो जाता है। तो एक बार प्रीव्यू लेंगे और मोटा मोटा आप लोग माइंड के अंदर ये रखिएगा कि हम पढ़ रहे हैं इनकम और एम्प्लॉयमेंट के बारे में। और इनकम यहाँ पे हम नेशनल इनकम के बारे में पढ़ रहे हैं, आपकी पर्सनल इनकम के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। कई बार क्या होता है, पढ़ते पढ़ते आप कंफ्यूज हो जाता है कि इनकम, हम शायद अपनी इनकम के बारे में पढ़ रहे हैं। नहीं, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो कॉन्सेप्ट हम इकोनॉमी एज अ होल पढ़ेंगे, हम पूरी इकोनॉमी के लिए पढ़ेंगे। तो अगर आप इनकम भी पढ़ रहे हैं तो पूरी इकोनॉमिक इनकम के लिए पढ़ेंगे, और पूरी इकोनॉमिक इनकम हमारी नेशनल इनकम होती है। ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट पढ़ रहे हैं तो हम किसी एक सिंगल या इंडिविजुअल पर्सन की एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करेंगे, पूरी होल इकोनॉमी को एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी के तौर पर पढ़ेंगे, और पूरे इकोनॉमी के एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मैंने आपको चैप्टर के अंदर एग्रीगेट डिमांड पढ़ा दिया था, एग्रीगेट सप्लाई पढ़ा दिया था, हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट पढ़ लिया था, हमने सेविंग फंक्शन पढ़ लिया था, कंजम्पशन फंक्शन पढ़ लिया था, इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ लिया था। एग्रीगेट डिमांड हमारा एक्सपेंडिचर मेथड के इक्वल होता है, उससे कैसे क्रिएट होता है बता दिया आपको मैंने। हमारी एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम की इक्वल होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। हमने ग्राफ को भी समझ लिया था, कहाँ हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है, कहाँ हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, कहाँ हमारा ऑटोमेटिक कंजम्पशन होता है, और हमारी नेशनल इनकम और एग्रीगेट सप्लाई कैसी इक्वल होती है, ये भी हम पढ़ चुके थे। हमने उसके बाद आपका एवरेज प्रोपेंसिटी कर्व पढ़ लिया, एवरेज प्रोपेंसिटी कंजम्पशन और मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंजम्पशन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने एवरेज प्रोपेंसिटी सेविंग और मार्जिनल प्रोपेंसिटी सेविंग के बारे में भी पढ़ा था। तो काफी सारे कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं। अब चैप्टर के कुछ स्मॉल टॉपिक्स रह गए हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी आज कवर कर लेंगे, और इस चैप्टर को आज हम फिनिश करेंगे। उसके बाद हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को फॉलो करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं एक प्रीव्यू, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट को करते हैं कंटिन्यू। चलिए, और जैसे कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि ये है हमारे चैनल का क्यूआर कोड। जैसे कि अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पर डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, आपको कोई भी लिंक क्लिक करने की जरूरत नहीं है। आप इस क्यूआर कोड को अपने फ़ोन की किसी भी एप्लीकेशन, चाहे वो फ़ोन पे है या पेटीएम है, गूगल पे है, या एनी अदर स्कैनर एप्लीकेशन, उससे इसको स्कैन करेंगे तो आप डायरेक्ट हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे। और इस क्यूआर कोड को आप किसी भी ऐसे ज़रूरतमंद इंसान के साथ शेयर कर सकते हैं जो अपना पढ़ाई का खर्चा उठाने में समर्थ नहीं है। क्योंकि अगर आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल सकती है, तो मैं मानता हूं कि आप इतना एफर्ट तो करेंगे, क्योंकि आप इतने भले इंसान हैं। और लोगों का भला करोगे तो आपका खुद भला हो जाएगा। कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, ऐसा नहीं है, नेकी कर दरिया में डाल नहीं होता कभी भी। नेकी करने से ही नेकी आपके मुश्किल वक्तों में काम आती है। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप सड़क किनारे चल रहे होते हैं तो कई बार गाड़ी की टक्कर लगने से आप बच जाते हैं, तो वही वही कहीं ना कहीं आपकी नेकी होती है जो आपको उस वक्त में बचा लेती है। वरना कई लोग ऐसे भी सड़क पे मरे मिलेंगे जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता। तो नेकी करते जाइए, बस फल का इंतजार मत करिए, फल मिलता जरूर है। इंतजार करेंगे तो नेकी करना भूल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, मैं तेरे आपको प्रीव्यू दे रहा था। देखिए, हमने पढ़ ली थी डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड। मैं सिर्फ रीड आउट कर दे रहा हूँ, ठीक है। AD refers to total value of all final goods and services that are planned to bought by all the sectors of the economy at a given level of income during a period of time. AD represent the total expenditure on goods and services
इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, मैं जब तक आपको डेफिनेशन दिखा रहा हूं तो कैमरे से हट जाता हूं ताकि आपको डेफिनेशन पूरी पूरी दिखाई दे, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए। उसके बाद हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किसके, एग्रीगेट डिमांड के। एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स यहाँ पे 4 कंपोनेंट्स पढ़े थे हमने। पहला है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, जिसको सी से डिनोट करते हैं। दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको आई से डिनोट करते हैं। गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको जी से डिनोट करते हैं। नेट एक्सपोर्ट, जिसको हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट यानी कि एक्स माइनस एम से शो करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये ब्रीफ में पढ़ने हैं तो आप पहले की जो 2 वीडियोस बन चुकी हैं उन वीडियोस को देखिए और आपको ये चीजें ब्रीफ में समझ में आ जाएंगी, क्योंकि उनके अंदर मैंने वीडियो के अंदर हर एक कॉन्सेप्ट को ब्रीफ में समझाया है और एक एक एग्जाम्पल के साथ समझाया, तो वो आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। क्योंकि ये हम प्रीव्यू वीडियो ले रहे हैं ताकि आगे के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए, क्योंकि हम कोई भी चीज अगर आगे कंटिन्यू करते हैं तो उसका प्रीव्यू अगर यानी पीछे का बेसिक पढ़ लें तो आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो आसानी से समझ में आता है। देखिए यहाँ पे अगर हम एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला फॉर्मुलेट करें तो हम चारों कंपोनेंट को ऐड करते हैं, हमारा फॉर्मूला बनता है एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है। अब ये कैसा फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है जब हमारी इकोनॉमी जो है ओपन इकोनॉमी है, ठीक है। लेकिन अगर हमारी इकोनॉमी सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी हो, जिसके अंदर सिर्फ आपका हाउस होल्ड सेक्टर ही हो और कौन हो, इन्वेस्टमेंट सिर्फ, तो फॉर्मूला क्या बनेगा एग्रीगेट डिमांड का, तो फॉर्मूला बन के आएगा इन 2 सेक्टर इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब यहाँ हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड है, हमारा कोई भी नेट एक्सपोर्ट नहीं है, ना ही हमारी गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर कर रही है, यानी कि पब्लिक है सिर्फ, ठीक है, वो कंज्यूम कर रही है और इन्वेस्ट कर रही है। इसको बोलते हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। 2 सेक्टर देखो, जो हाउस होल्ड है वो हम सब लोग हाउस होल्ड हो गए, और जो आपका इन्वेस्टमेंट सेक्टर वो कौन होगा, प्रोड्यूसर सेक्टर हो गए। तो 2 ही सेक्टर है, गवर्नमेंट का भी कोई इंटरफेरेंस नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने पढ़ा था एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई refers to total value of all final goods and services that are planned to be produced by all the producing units in the economy during a given period of time. It is also the value of total output available in an economy during a given period of time. एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल टू नेशनल इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। बोला 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर जो नेशनल इनकम है वो एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई जो है यानी कि जो सप्लाई आ रहा है गुड्स और सर्विसेज का, वो पहली बात हमारी इकोनॉमी क्लोज है, तो हमारी इकोनॉमी के अंदर ही होगा जो भी होगा। तो हमारी इकोनॉमी के अंदर जितना भी है, यानी कि जो हमारी इकोनॉमी से इनकम आ रही है, डोमेस्टिक एरिया से जो इनकम आ रही है, अब इकोनॉमी क्लोज है तो डोमेस्टिक इक्वल टू नेशनल हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि जो एग्रीगेट सप्लाई है, क्योंकि इनकम तो वहीं से आएगी, तो एग्रीगेट सप्लाई किसकी इक्वल होगी, नेशनल इनकम के। तो फॉर्मूला फॉर्मुलेट होता है एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू सी प्लस एस, यानी कि कंजम्पशन का खर्चा प्लस सेविंग, क्योंकि किसी की भी इनकम क्या 2 ही चीजों पे इन्वेस्ट होती है, या तो उसके कंजम्पशन पे या फिर सेविंग पे। चलिए नेक्स्ट देखिए, एग्रीगेट सप्लाई को अगर हम रिप्रेजेंट करें कि एग्रीगेट सप्लाई क्या होते हैं, एग्रीगेट सप्लाई रिप्रेजेंट द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम कौन रिप्रेजेंट करती है, एग्रीगेट सप्लाई, कि कितना गुड्स एंड सर्विसेज जो है, फाइनल गुड्स और सर्विसेज एक कंट्री के ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जो भी क्या हो प्लान हुआ प्रोड्यूस करने के लिए, वो क्या है आपकी एग्रीगेट सप्लाई। और एग्रीगेट सप्लाई किसके को होती है, नेशनल इनकम, क्योंकि जितना आपने प्रोड्यूस किया है उतना सेल करोगे उससे इनकम आएगी। तो दैट इज एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू नेशनल इनकम। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, कंजम्पशन फंक्शन शोज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। बोला है कंजम्पशन फंक्शन रिलेशनशिप शो करता है, कैसा, फंक्शनल रिलेशनशिप शो करता है किसके बीच में, इनकम और कंजम्पशन के बीच में। और यहाँ पे जो कंजम्पशन फंक्शन आपको दिख रहा है सी इक्वल्स टू एफ ब्रैकेट में वाई। सी आपका यहाँ पे डिनोट करता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को, एफ डिनोट करता है फंक्शनल रिलेशन को किसके साथ, आपकी नेशनल इनकम, जो कि डिनोट करते हैं वाई से। नेक्स्ट देखिए, फिर हमने पढ़ा इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन क्या है, कंजम्पशन फंक्शन के अंदर क्या होता है, एक कंजम्पशन ऐसी होती है कि जब आपकी इनकम बढ़ रही होती है तब आप कंज्यूम करते हो या बढ़ाते हो कंजम्पशन, लेकिन आपकी इनकम नहीं होती तब भी आप कंजम्पशन करते ही हो। आप भूखे तो नहीं मरोगे, अगर कमा नहीं रहे कहीं ना कहीं से तो अरेंज करोगे। तो इसलिए फॉर्मूला बनता है आपका सी यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू सी बार, जिसको बोलते हैं ऑटोमोनस कंजम्पशन, उसके बाद आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी कर्व या कंजम्पशन यानी कि एमपीसी मल्टीप्लाई में वाई यानी कि नेशनल इनकम। अब जब मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंजम्पशन है क्या आपकी, ये आपकी टेंडेंसी है क्या इनकम को खर्च करने की। जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंजम्पशन है वो ये शो करता है कि आप अपने इनकम का कितना खर्च करते हो, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि एक वो जब आपकी इनकम कुछ नहीं है खर्च कर रहे हो, और दूसरा जब आपकी इनकम जनरेट हो रही है बढ़ रही है उसके बाद आप कितना खर्च कर रहे हो, उनको टोटल करेंगे तो आपका टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाएगा।
ठीक है। और आपका जो सी बार है उसको हम बोलते हैं ऑटोमोनस कंजम्पशन। ऑटोमोनस कंजम्पशन की डेफिनेशन क्या है? ऑटोमोनस कंजम्पशन यहाँ पे क्या है आपका ऑटोमोनस कंजम्पशन में, यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे इस पे आप बार लगा लेना, ठीक है। ऑटोमोनस कंजम्पशन की जो डेफिनेशन है, इट इज सी बार डज नॉट चेंज विद अ चेंज इन इनकम। बोला ऑटोमोनस कंजम्पशन इनकम में चेंज होने से कभी भी चेंज नहीं होता, आपकी इनकम बढ़े घटे, लेकिन आपका जो बेसिक नीड है वो आप पूरी करोगे ही करोगे, यानी कि ऑटोमोनस कंजम्पशन में कभी भी चेंज नहीं आता इनकम के चेंज होने से। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इज कॉल्ड ऑटोमोनस कंजम्पशन। बोला जब आपकी इनकम जीरो हो और उस लेवल पे आप कुछ कंज्यूम कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन, नो दैट इज कॉल्ड ऑटोमोनस कंजम्पशन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमने पढ़ा था प्रोपेंसिटी क्या होती है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द टेंडेंसी टू स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विस। प्रोपेंसिटी होती है आपकी कि आप जो कंज्यूम कर रहे हो किसके लिए, गुड्स और सर्विस जो आप कंज्यूम कर रहे हो उन पे जो खर्च कर रहे हो वो आपकी होती है प्रोपेंसिटी, जिसको आप टेंडेंसी बोलो या प्रोपेंसिटी बोलो। अभी दो तरीके की होती है प्रोपेंसिटी, एक होती है एवरेज प्रोपेंसिटी कंजम्पशन, दूसरी होती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंजम्पशन। एवरेज हो गया मतलब कि ऑन एन एवरेज आप इतना करते ही करते हो, है ना। लेकिन मार्जिन का मतलब होता है कि आप इतने चेंज आने के बाद इतना करते हो, ठीक है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि एपीसी, इट रिफर्स टू द रेशियो, जो एवरेज होता है वो रेशियो होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, कि आपकी इनकम और कंजम्पशन के बीच में जो रेशियो होता है वो होता है आपका एवरेज प्रोपेंसिटी कंजम्पशन। लेकिन जो आपका देखो ये आपका ग्राफ दे दिया, ग्राफ मैंने समझाया था, यहाँ पे जो हमारा जहाँ पे हमारा ऑटोमोनस कंजम्पशन है वो किस किस पे है, वो आपका इस कौन से एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, और ये इनकम एक्सिस पे। तो ये जहाँ पे वाई एक्सिस पे हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन है, इनकम लेवल जीरो पे है, ठीक है। अब जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी ऐसे ऐसे हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा। अब जैसे जैसे इनकम बढ़ी कंजम्पशन बढ़ा, तो इनकम जो हमारी क्या हो रही है, ये इनकम का ग्राफ है, मतलब यहाँ पे इनकम शो कर रहे हैं, तो ये इनकम का ग्राफ ऐसे जा रहा है। तो जैसी इनकम और हमारा कंजम्पशन इक्वल हो गया, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। फिर हमारी इनकम बढ़ती रही और इनकम क्या होता है बढ़ना शुरू हो जाती है, तो एक टाइम बाद आपका कंजम्पशन इनकम से कम हो जाता है। फिर जो ये गैप होता है ये होता है आपका सेविंग, आप सेव करना शुरू कर देते हो, है ना। फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ी और कंजम्पशन बढ़ी, कंजम्पशन बढ़ते बढ़ते जब वो एग्रीगेट डिमांड में चेंज हुई, और क्योंकि ऑटो कंजम्पशन के साथ हमारा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट जुड़ जाती है, ये जो गैप है ये क्या है, इन्वेस्टमेंट का, ये जुड़ी तो हमारी बनी एग्रीगेट डिमांड। जहां हमारी इनकम और एग्रीगेट डिमांड कट होती है, या बोल लो एग्रीगेट सप्लाई, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई और इनकम एक ही बात होती है, जब यहाँ कट होती है वो होता है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। समझ गए होगे अच्छे से। नेक्स्ट देखो, क्योंकि अगर अच्छे से नहीं समझ पा रहे, मैं आपको प्रीव्यू दे रहा हूँ ये, क्योंकि हमें आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, प्रीव्यू इसलिए दे रहा हूँ कि आगे का कॉन्सेप्ट समझ में आए। अगर आपको अच्छे से पढ़ना तो आप पीछे के जो लास्ट दो वीडियोज है उनको देखें एक बार। इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एपीसी, एपीसी के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है मैं रीड आउट कर देता हूँ। एपीसी इज मोर देन वन, कब होती है एपीसी मोर देन वन? एज लॉन्ग एज कंजम्पशन इज मोर देन नेशनल इनकम, जब आपकी कंजम्पशन नेशनल इनकम से ज्यादा होती है, इट मीन्स बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट। और नेशनल इनकम जो आपकी जो आपका कंजम्पशन कब ज्यादा होता है नेशनल इनकम से, जब आपका ब्रेक इवन, बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट, इसका मतलब एपीसी मोर देन वन। सेकंड पॉइंट, एपीसी इक्वल्स टू वन एट द ब्रेक इवन पॉइंट, कंजम्पशन इज इक्वल टू नेशनल इनकम, सी लेस देन वाई, यानी कंजम्पशन लेस देन नेशनल इनकम। एपीसी इज लेस देन वन बियॉन्ड द ब्रेक इवन पॉइंट, एपीसी लेस देन वन कब होती है, बियॉन्ड द ब्रेक इवन पॉइंट। कंजम्पशन इज लेस देन नेशनल इनकम, जिसको बोलेंगे सी। देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे इक्वल आना चाहिए, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ आएगा इक्वल, ठीक है, और ये वाला सही है आपका। नेक्स्ट, एपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम। एपीसी कब गिरना शुरू होते हैं, जब आपकी इनकम बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि आपकी इनकम बढ़ती रहे आपका कंजम्पशन भी बढ़ाते रहोगे, एक लेवल के बाद आपकी कंजम्पशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी ना, फिर आपकी इनकम बढ़ती ही चली जाएगी और आपका एपीसी कम हो जाएगा। एपीसी कैन नेवर बी जीरो, आपकी एवरेज कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होगी, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ना आपकी जब आपके इनकम लेवल जीरो होता है तो आप तब भी तो कंज्यूम करते ही हो ना, तो इसका मतलब ऑटोमोनस कंजम्पशन की वजह से आपका जो एवरेज प्रोपेंसिटी कंजम्पशन है वो कभी भी जीरो नहीं होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर टू द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन इनकम, ठीक है। और एमपीसी का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। Important point about MPC, value of MPC varies between 0 and 1, but if the entire additional income is consumed, then यहाँ पे आपका आया change, ये गलत लिखा है, then change in consumption equals to change in, ये आपका डेल्टा का साइन आएगा, change in income, ठीक है।
मेकिंग एमपीसी इक्वल्स टू 1, हाउएवर इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड देन चेंज इन कंजम्पशन 0। जब सारे की सारी इनकम क्या होगी आपकी, क्या कर ली जाएगी, एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव, सारे पैसा बचा लोगे तो कंजम्पशन क्या, कंजम्पशन में यूज ही नहीं करा आपने, इसका मतलब होगा मेकिंग एमपीसी 0। नेक्स्ट आपने पढ़ा सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन में क्या पढ़ा आपने, सेविंग फंक्शन रिफर टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। अब सेविंग और नेशनल इनकम के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप है उसे बोलते हैं सेविंग फंक्शन। अब इसकी इक्वेशन कैसे बनती है सेविंग फंक्शन की, माइनस ऑटोमोनस कंजम्पशन, क्योंकि ऑटोमोनस कंजम्पशन कैसे होता है, आपने जो पैसा सेव करके रखा हुआ है वही पैसा तो आप यूज करोगे, ठीक है, और उसके बाद आप अपनी नेशनल इनकम से ही कोई ना कोई पार्ट यूज कर रहे होगे, तो नेशनल इनकम का कोई ना कोई पार्ट यूज कर रहे हो, इसलिए वहां पे दे दिया कि आप किस टेंडेंसी से अपनी नेशनल इनकम को यूज करते हो, किसमें, सेविंग में। जैसे कि आप अपनी कंजम्पशन में यूज कर रहे थे, ऐसे ही आप सेविंग में भी यूज कर रहे होगे। फिर उसके बाद यहाँ पे डिनोट कर रहा है, एस एस डिनोट करता है आपका कि आप कितना सेव कर रहे हो, एस डिनोट करता है सेविंग फंक्शन को, ठीक है। उसके बाद रेफ रिलेशनशिप को शो कर रहा है, और वाई जैसे कि हर बार बताते जा रहा हूं, वाई शो करता है किसको, वाई शो करता है आपका नेशनल इनकम को, ठीक है। आगे चले, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। प्रोपेंसिटी टू सेव इज द टेंडेंसी टू सेव, बोला प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, टेंडेंसिटी टू सेव पार्ट ऑफ इनकम, कि आप जितना अपनी इनकम का पार्ट सेव करते हो वही आपकी प्रोपेंसिटी है, ठीक है, किसकी, सेव करने की। उसके बाद इट इज ऑफ टू टाइप, जैसे कि कंजम्पशन की प्रोपेंसिटी दो टाइप की थी, ऐसी सेविंग की प्रोपेंसिटी भी दो टाइप की है। कैसी है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जिसको एपीएस बोलते हैं, और दूसरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जिसको एमपीएस बोलते हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव की जो डेफिनेशन है, इट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव रेफर टू द रेशियो, जैसे कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन में इनकम और कंजम्पशन का रेशियो होता है, ऐसे ही एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग में सेविंग और नेशनल इनकम का जो रेशियो होता है उसे बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग। इसका फॉर्मूला है सेविंग अपॉन में इनकम। नेक्स्ट देखो, फिर हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है एपीएस के, जैसे कि आपने एपीसी के पढ़े तो एपीएस के भी पढ़ोगे। एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1, एपीएस कभी भी 1 नहीं हो सकता और 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि आप कंजम्पशन तो करोगे ना कुछ। एज सेविंग कैन नेवर बी इक्वल टू और मोर देन इनकम, और सेविंग कभी भी इनकम और इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ऑब्वियसली बात है ना, जब आपने जितना कमाया है या तो उतना ही सेव कर लोगे या उससे कम करोगे। ऐसा होता है ना, जितना कमाया उससे ज्यादा सेव कर लो, कैसे कर लोगे, जब आपकी जेब में 2000 है तो आप 3000 कैसे सेव कर लोगे, उसके लिए तो आपको 2000 को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो फिर वो सेविंग थोड़ी रही, तो इन्वेस्टमेंट हो गई ना। चलिए, फिर बोल रहा है आपका जो नेशनल इनकम है, यानी वाई, वाई कैसे निकलता है, वाई निकलता है कंजम्पशन प्लस सेविंग। नेशनल इनकम आपके आपके दो ही पार्ट होते हैं, या तो कंजम्पशन या फिर सेविंग, जो कि बता रहा है कि कंजम्पशन नेवर बी जीरो, कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होता। क्यों, ऑटोमस कंजम्पशन की वजह से। एपीएस कैन बी जीरो, लेकिन सेविंग जीरो हो सकते हैं, क्योंकि आपने जितना भी कमाया सारा का सारा खर्च दोगे तो सेविंग क्या हो गई, जीरो। एट ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट पे आपका कंजम्पशन और नेशनल इनकम जीरो होता है, ग्राफ में मैंने आपको बताया था। वहां पे आपका जो सेविंग होता है वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि आपने जितना पैसा कमाया सारा का सारा पैसा किस पे खर्च कर दिया, कंजम्पशन पे खर्च कर दिया, इसलिए आपकी सेविंग क्या होगी, जीरो होगी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा एपीएस कैन बी नेगेटिव, एपीएस नेगेटिव होगा एट इनकम लेवल विच आर लोअर देन ब्रेक इवन पॉइंट, जब आपका इनकम लेवल क्या है, एट इनकम लेवल विच आर लोअर देन ब्रेक इवन, लोअर देन जो ब्रेक इवन पॉइंट है, जब उससे नीचे आपकी इनकम होगी तो वो क्या होता है, एपीएस नेगेटिव, क्योंकि आप सेविंग नहीं कर रहे ना, आपका तो अभी इतना भी नहीं कमा रहे जो आप अपना कंजम्पशन पूरा कर सको। एपीएस कैन बी नेगेटिव व्हेन कंजम्पशन एक्सीड इनकम, और बोले एपीएस क्या होगा, नेगेटिव हो सकता है जब आपका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा हो। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है एपीएस राइजेस विद इंक्रीज इन इनकम, और एपीएस यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी सेविंग कब बढ़ती है, जब आपकी इनकम बढ़ती है। ऑब्वियसली बात है, जब आप ज्यादा कमाओगे तभी तो सेव कर पाओगे। नेक्स्ट देखो, फिर हमने पढ़ा था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव रेफर टू द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन टोटल ऑफ इनकम। अब देखो एवरेज में पढ़ते हैं कि सिर्फ आपका सेविंग में और इनकम में कितना रेशियो है, लेकिन इसमें भी रेशियो पड़ता है, लेकिन इसमें किसका रेशियो पड़ता है, इसमें कि आपका सेविंग में कितना चेंज आया और इनकम में कितना चेंज आया, उस चेंज के रेशियो को पढ़ते हैं हम किसमें, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। यहां पे लगाना था इक्वल, टाइपराइटर कुछ नहीं काम करता है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये आपका डेल्टा का साइन है, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपने पढ़ा कि एमपीएस
कहाँ से कहाँ तक लाइज करता है, एमपीएस वेरीज बिटवीन 0 एंड 1, बोल रहा है एमपीएस 0 या 0 के बीच में होगा या 1। ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि या तो आप बिल्कुल भी सेव नहीं करोगे या कुछ कर रहे होगे, या पूरे की पूरी इनकम सेव करोगे तो 1 आएगा। इफ द एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड इन सच अ केस चेंज इन सेविंग इक्वल टू चेंज इन इनकम। बोल रहा है कि अगर सारी की सारी इनकम को आप क्या कर लेते हो, सेव, तो आपकी जो इनकम में चेंज आया है वो इक्वल होगा किसमें, चेंज इन इनकम के। सेविंग में जितना चेंज आया है वो इनकम में चेंज के इक्वल होगा, जिसको हम डिनोट करेंगे एमपीएस इक्वल्स टू 1, क्योंकि जब रेशियो निकालेंगे एमपीएस का तो हम चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम रखेंगे, चेंज इन सेविंग और इनकम को कट करोगे क्या आएगा 1। इफ द एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम, और सारी की सारी एडिशनल इनकम कंज्यूम कर लो, सेविंग बची नहीं, तो सेविंग क्या होगी 0, तो इस केस में एमपीएस होगा 0। नेक्स्ट देखो, रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। अब रिलेशनशिप पढ़ना है आपने किसके बीच में, एपीसी और एपीएस के बीच में। अब एपीसी कैसे निकला था, हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि एपीसी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कंजम्पशन अपॉन में इनकम, और एपीएस निकालने के लिए सेविंग अपॉन में इनकम। ठीक है, तो द सम ऑफ एपीसी एंड एपीएस, अगर हम इनका सम निकालें कि 1 के इक्वल आएगा, कैसे आएगा, हमने फॉर्मूला ले लिया हमारा किसका, नेशनल इनकम का। ठीक है, हमारे नेशनल इनकम के फॉर्मूले को हमने क्या कर लिया, इसको कर लिया एलोबरेट, एलोबरेट करने के बाद हमने ये लिखा आपका फॉर्मूला यहाँ, और इसको डिवाइड कर दिया इनकम से सबको, इन तीनों एलिमेंट को इनकम से डिवाइड कर दिया, देखो वाई से। अब ये तो आपका काट दिया, क्या आया 1। ये आपका किसका फॉर्मूला, ये है आपका एपीसी, ये आपका किसका फॉर्मूला, ये है एपीएस। तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आया 1 इक्वल्स टू एपीसी प्लस में एपीएस। ठीक है, अगर हम यहाँ से एपीसी निकालना चाहते हैं तो एपीएस को माइनस में कर देंगे, ये आ गया फॉर्मूला, और अगर एपीएस निकालना चाहते हैं एपीसी को माइनस में कर देंगे, ये आ गया फॉर्मूला। दो फॉर्मूले और बना दिए इसी फॉर्मूले से। ठीक है, बिकॉज इनकम इज ईदर यूज फॉर कंजम्पशन या फिर सेव, क्योंकि इनकम के दो ही काम होते हैं, या तो आप उसको कंज्यूम कर सकते हो या फिर सेव कर सकते हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, ये आपके सामने आ गया कि अगर आप हमारे चैनल पे पढ़ रहे हो तो आपको डाउट आते होंगे, पढ़ने वाले बच्चों को डाउट आते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट गो टू आवर वेबसाइट www.muft.shiksha, वहां पर आपको एक कॉलम मिलेगा आस्क माय क्वेश्चन कॉलम, उसके अंदर आप क्या करो, आपके डाउट पूछो, जो डाउट अपने अपने पेपर पर लिखे हैं ना पूछने के लिए, उनको वहां पे पूछो हमारे आस्क माय क्वेश्चन कॉलम में। वहां आपको उन डाउट के बदले में सबसे बड़ी बात है रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, रिवॉर्ड्स में कॉइन भी मिल सकते हैं। और जो आप एजुकेशन ले रहे हो हमारे चैनल से, इट इज़ 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। और हम कोशिश कर रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं कि हम हमारे चैनल पर 100+ सब्जेक्ट पढ़ाएं, और सिर्फ पढ़ाएं नहीं, हम आपके साथ एग्जाम की प्रिपरेशन करवाएंगे। जैसा कि मैं हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाता हूं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगर आप हमसे हमारे किसी भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब से मैं कनेक्ट हूँ, लिंक्डइन या फिर टेलीग्राम या लिंक्डइन पर आप हमारे डोमेन नेम मुफ्त MUFT शिक्षा से आप सर्च करके कनेक्ट हो सकते हैं। अब ये मैंने आपको दे दिया रिव्यू। अब हम पढ़ने वाले हैं न्यू कॉन्सेप्ट। आज के जो न्यू कॉन्सेप्ट है वो क्या है, हमने पढ़ना रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी और एमपीएस। हम पढ़ चुके हैं कि एमपीसी क्या होता है और एमपीएस क्या होता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। एमपीसी क्या होता है, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, और एमपीएस चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हमें इन दोनों के बीच का रिलेशन पढ़ना है। जैसे हमने एपीसी और एपीएस के बीच का रिलेशन पढ़ा, अब पढ़ना है एमपीसी और एमपीएस के बीच का रिलेशन। अब एपीसी और एमपीएस के बीच रिलेशन पढ़ने के लिए जैसे हमने वहां फॉर्मूला फॉर्मुलेट किया था, ऐसे यहाँ करेंगे कि चेंज इन इनकम क्या होता है, चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग। अब इस हम एंटायर फॉर्मूले को वाई से डिवाइड करेंगे, जैसे कि उसको किया था। वाई से डिवाइड करने के बाद ये हमारा क्या हुआ, इसको काट के हमारा आया 1। ये किसका फॉर्मूला, ये है आपका एमपीसी, और ये फॉर्मूला है एमपीएस। तो हमारा फॉर्मूला निकल के क्या आया, 1 इक्वल्स टू एमपीसी प्लस में एमपीएस। और यहाँ पे दिखा भी दिया कि एमपीसी क्या है, चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, और एमपीएस क्या है, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। ठीक है सॉरी, ये क्या बोल रहा है, एमपीसी प्लस एमपीसी इक्वल्स टू 1 बिकॉज टोटल इंक्रीज इन इनकम इज ईदर यूज फॉर, बोला कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंजम्पशन और मार्जिनल प्रोपेंसिटी सेविंग का सम 1 क्यों होता है, क्योंकि हम अगर हमारे इनकम में कुछ भी चेंज हो रहा है उससे क्या ही करेंगे, या तो उसको कंज्यूम करेंगे या उसको सेव करेंगे। तो दोनों में से एक ही काम करेंगे, इसलिए आपका जो प्रोपेंसिटी है कंजम्पशन की और सेविंग की, उनका सम 1 आता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है या उसको इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट है जो एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट
refers to increase in the stock of capital goods during a financial year। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर आपका स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, ठीक है, और एंड होता है 31 मार्च को, ये होता है फाइनेंशियल ईयर। और जो आपका 1 जनवरी से 31 दिसंबर होता है वो आपका कैलेंडर ईयर होता है। तो जो कॉमर्स के स्टूडेंट है उनका जो फॉलो होता है वो होता है फाइनेंशियल ईयर। तो बोल रहा है कि एक फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आपके बिजनेस में, ठीक है, जितने भी कैपिटल गुड्स हैं अगर उनमें कोई भी इंक्रीमेंट होता है तो इट इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये क्या पता आप एक नया परचेज करके लाए हो तो आपके कैपिटल गुड्स जो क्या हो गए, बढ़ गए। उसके बाद द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज क्लासिफाइड अंडर 2 हेड। बोला हमने इन्वेस्टमेंट पढ़ लिया क्या है ना, इन्वेस्टमेंट बोलो या फिर कैपिटल फॉर्मेशन, ये दो तरीके के बोल रहा है। इसके खर्चे जो होते हैं कैसे, दो होते हैं, एक होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, एक होता है ऑटोमोनस इन्वेस्टमेंट। अब भाई ये इंड्यूस्ड और ऑटोमोनस क्या है, देखो इंड्यूस्ड समझ लो, जहां पे वर्ड आएगा इंड्यूस्ड वर्ड का मतलब है जब इनकम में चेंज होने से अगर कुछ इफेक्ट हो रहा है, यानी इनकम से कोई चीज अगर अफेक्टेड है तो वहां पे इंड्यूस्ड आएगा, और जो चीज इनकम से अफेक्टेड नहीं है वहां पे ऑटोमोनस आएगा। जैसे आपने ऑटोमोनस कंजम्पशन पढ़ा था ना कि इनकम जीरो होने पे भी ऑटोमोनस कंजम्पशन होता है। तो इंड्यूस्ड वर्ड वहां आएगा जहां पे इनकम में चेंज होने से कुछ अफेक्टेड हो, और ऑटोमोनस जहां के इनकम में चेंज आने से कोई भी अफेक्टेड एलिमेंट ना हो। तो जैसे कि इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, अब आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट रेफर टू द इन्वेस्टमेंट which depends on the profit expectation and it is directly influenced by income level only for reference। ये बोल रहा है कि जो आपका इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, रेफर करती है इन्वेस्टमेंट विच डिपेंड ऑन द प्रॉफिट एक्सीड, की प्रॉफिट कितना बढ़ेगा या आपकी इनकम कितनी बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये डायरेक्टली किससे इन्फ्लुएंस्ड है कि आपकी इनकम में जितना चेंज आएगा उससे आपकी इन्वेस्टमेंट जो चेंज आ रहा है उसको हम बोल देंगे इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। वहीं इसका अपोजिट देख लो कि ऑटोमोनस इन्वेस्टमेंट क्या है, इसका अपोजिट ऑटोमोनस इन्वेस्टमेंट रेफर टू द इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम, कि इनकम के लेवल में कोई भी चेंज नहीं होने से भी इसको फर्क नहीं पड़ता और चेंज होने से भी फर्क नहीं पड़ता, मतलब इनकम बढ़े घटे जो ऑटोमोनस इन्वेस्टमेंट है उससे कोई भी फर्क उसमें नहीं पड़ेगा। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसको इनकम के चेंज होने से इफेक्ट नहीं पड़ता वो होती है आपकी ऑटोमोनस इन्वेस्टमेंट, यानी कि इनका जो है क्या होता है affected by change in the level of income and is not influenced solely by profit motive। क्योंकि जो ऑटोमोस इन्वेस्टमेंट होती है इनका मोटिव प्रॉफिट मोटिव, ये प्रॉफिट मोटिव नहीं होती, इट इज इनकम इनइलास्टिक, ये इनकम इनके लिए इनइलास्टिक होती है, इनकम में कोई चेंज हो ना हो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि इस एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता ऑटोमोस इन्वेस्टमेंट पे। नेक्स्ट एक्स एंटे सेविंग। एक्स एंटे क्या होता है, देखो आपने एक वर्ड पढ़ा होगा एक्सेस, एक्सेस का मतलब क्या होता है, कोई चीज का ज्यादा होना है ना। तो ये एक्सेंटे ने इकोनॉमिक्स का वर्ड आया है, ठीक है, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में एक्सेंटे बोलते हैं जिसका मीनिंग एक्सेस भी होता है एक तरीके से, ठीक है। एक्स एंटे सेविंग रेफर टू अमाउंट ऑफ सेविंग विच ऑल द हाउसहोल्ड इंटेंडेड टू सेव एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी एट द बिगिनिंग ऑफ अ पीरियड, इट इज ऑल्सो नोन एज प्लान्ड सेविंग, या तो इसको प्लान्ड सेविंग बोलेंगे, ठीक है, या बोल सकते हैं आपको एक्स एंटे सेविंग। अब देखो कितनी आसान डेफिनेशन है, सीधे डेफिनेशन से ही समझ में आ जाएगा। मैं एक बार कैमरे से हट जाता हूँ, आप डेफिनेशन पे गौर दो। डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, एक्स एंटे सेविंग रेफर करती है किसको, अमाउंट ऑफ सेविंग, की आपकी सेविंग की ऐसी अमाउंट विच ऑल द हाउस होल्ड इंटेंड टू सेव, जो सारे हाउस होल्ड सेव करना चाहते हैं बट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती है वो अपनी सेविंग को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। मैंने लिखा ना एक्सेस, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी ऐसी सेविंग बढ़ेगी, यानी सेविंग में एक्सेस होता जाएगा। द इकोनॉमी एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड, और कैसे बिगिनिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है इंसान कंजम्पशन में पैसा खर्च करता है और जैसे जैसे उसकी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पूरे होने लगते हैं फिर पैसा जैसे ज्यादा आने लगता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो फिर उसको सेव करना शुरू कर देता है। तो ड्यूरिंग स्टार्टिंग पीरियड में ही क्या होता है हम प्लान कर लेते हैं कि कितना सेव करेंगे, इसलिए इसको ये भी कहते हैं प्लान्ड सेविंग, या तो एक्स एंटे सेविंग बोल लो या प्लान्ड सेविंग। तो बहुत ही आसान डेफिनेशन है। ऐसे ही एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट भी सेम, डिपेंड ऑन इनकम लेवल। एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट रेफर टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच ऑल द फर्म्स, अब वहां पे सेविंग थी, सेविंग कौन करते हैं, हाउस होल्ड करते हैं, और इन्वेस्टमेंट कौन करते हैं, बिजनेसमैन, तो यहाँ पे क्या आएगा फर्म, प्लान टू इन्वेस्ट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, इट इज ऑल्सो नोन एज प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, है ना। कि जितने भी फर्म स्टार्टिंग में ही जैसे जैसे उनका इनकम बढ़ता है
वो अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाना शुरू करते हैं या प्लान कर लेते हैं, ठीक है, कि हम बढ़ाएंगे इन्वेस्टमेंट, तो उसी को बोलते हैं आपका एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। ये डिपेंड किस पे करता है, उनकी इनकम में। उनकी इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी ऐसे ऐसे वो इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एक्स पोस्ट सेविंग। अब ये पोस्ट सेविंग क्या है, यहाँ तो एक्स एंटे का मतलब समझ गए कि बढ़ेगा ज्यादा। एक्स पोस्ट सेविंग रेफर टू द एक्चुअल और रियलाइज्ड, कि यहाँ पे तो क्या है, प्लान कर रहे हैं ना कि जैसे जैसे बढ़ेगा ऐसे ऐसे बढ़ा देंगे, लेकिन ये जो एक्स पोस्ट सेविंग है इसका मतलब एक्चुअल रियलिटी की बात कर रहा है कि एक्चुअल में कितना सेव कर रहे हैं। आपने डिसाइड कर लिया कि आपकी इनकम जब 2000 होगी तो आप 1000 खर्च करोगे, 1000 सेव करोगे, फिर 2500 होगी तो आप क्या करोगे, 1000 में क्या कर दोगे खर्चा, 1200 कर लोगे, बचा हुआ 1800, फिर से 1800 नहीं 500, और आपका 800, 1500 क्या करोगे, अरे तेरी 800 500 1300, सॉरी मिस्टेक हो जाती कभी कभी जल्दी में। एक्सपोज सेविंग रेफर टू द एक्चुअल और रियलाइज्ड। तो एक्सपोज सेविंग क्या होता है, एक्चुअल में जो आप सेव कर रहे हो वो होती है सेविंग इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एट द एंड ऑफ द पीरियड। और बोला ये एंड ऑफ द पीरियड, ये कहते हैं बिगिनिंग, बिगिनिंग में तो हम प्लान ही करते हैं ना, यानी कि ईयर का जब एंड होता है तब एक्चुअल में हमें पता लगता है कितनी सेविंग की, तो उसे बोलते हैं हम एक्सपोस्ट सेविंग। यानी कि हमने प्लान किया और ईयर खत्म होते थे हमने देखा कि एक्चुअल में कितनी सेव हुई, तो जो एक्चुअल में सेव हुआ उसे बोलते हैं एक्सपोस्ट सेविंग, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही इन्वेस्टमेंट के साथ भी आ जाएगा कि एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है। एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, जैसे कि एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट ताकि हम स्टार्टिंग में प्लान करते जाएंगे, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। अब इसमें क्या बोल रहा होगा कि जैसे ही ईयर एंड होगा हमारे हमने एक्चुअल में जितनी इन्वेस्टमेंट की होगी उसको बोलेंगे हम एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। अब डेफिनेशन देख लो, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट रिफर टू द एक्चुअल और रियलाइज इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एट द एंड ऑफ द पीरियड, यानी कि 31 मार्च तक, ठीक है, ये होता है एंड ऑफ पीरियड। फिर बोला ऑटोमोनस कंजम्पशन क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जब आपकी इनकम जीरो हो, जब आपके पास 1 रुपया भी ना हो, तब भी तो आप कुछ ना कुछ खाई रहोगे, कंज्यूम तो करोगे, जिंदा तो रहना है। या तो अपने पिछले साल की इनकम होगी उसको यूज करोगे, कहीं से मांग के लाओगे, उधार लोगे, कंज्यूम करोगे ना। तो जब इनकम लेवल जीरो हो तब भी अगर आप कुछ कंज्यूम कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड ऑटोमोनस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ऑटोमस कंजम्पशन की डेफिनेशन, द कंपोनेंट ऑफ अ कंजम्पशन, ये क्या है, कंजम्पशन का कंपोनेंट है इसका फॉर्मूला, क्योंकि ये कंजम्पशन है, ये ऑटोमस कंजम्पशन होती है, और कंजम्पशन के दो होते हैं पार्ट, है ना, ये आपने देखा। तो ये ऑटोमस कंजम्पशन है, तो ऑटोमस कंजम्पशन कंजम्पशन का पार्ट होता है, कैसा, विच इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन इनकम, यानी कि इसमें कोई भी चेंज आया ना, इसमें किसी भी कोई भी चेंज आने से इसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब उसके बाद देखो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल कब होता है, हमने पढ़ा था ना, जब आपका कंजम्पशन नहीं, जब आपका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाए तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहा है, इज डिटरमाइंड एट द पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। या फिर बोल लो कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू नेशनल इनकम, क्योंकि एस का मतलब नेशनल इनकम होता है, और सेविंग इक्वल्स टू 1, बट इट कैन नॉट ऑलवेज बी एट द फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन हमेशा हमारा एडी और एग्रीगेट सप्लाई यानी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई हमेशा क्या हो इक्वल हो, ऐसा नहीं होता। इक्वल हो भी सकता है लेकिन एम्प्लॉयमेंट फुल हो, ऐसा नहीं होता कि सबके पास जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है हमारा फुल हो, अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी ना हो, हमारे सारे रिसोर्सेज को यूज किया जा रहा है, ऐसा कभी होता नहीं है, मतलब हमेशा नहीं होता। लेवल ऑल्सो इट कैन बी एट लेस, बोल रहा कभी कभी ये क्या होते हैं, एडी इक्वल्स टू एस होते हैं बराबर, लेकिन एम्प्लॉयमेंट फुल नहीं होता, एम्प्लॉयमेंट कम होता है। देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल और ओवरऑल फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, कभी कभी एम्प्लॉयमेंट लेवल कम पे भी इक्वल होता है, कभी पूरे पे होते हैं, कभी फुल पे भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, क्योंकि हमने पढ़ा ना लेस एम्प्लॉयमेंट, इक्वल एम्प्लॉयमेंट और मोर एम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर हमारे कंट्री के अंदर जितना भी आपका लेबर है उसको काम मिल जाए और वेजेस रेट गिवन है, वो काम करना चाहता भी है, वेजेस रेट पे, गिवन वेजेस रेट पे, और उसको काम मिल भी जाए, तो बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि कोई भी सोर्स हमारा खाली नहीं है, यूज हो रहा है। देखो इज अ सिचुएशन व्हेन ऑल दोज हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क, जो काम कर सकते हैं और करना चाहते भी हैं एट प्रिवलिंग वेज रेट, और जो रेट मार्केट में अवेलेबल है उसी रेट पे, तो इस कंडीशन को बोलेंगे गेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क, यानी कि वो काम कर सकते हैं, काम करना चाहते हैं, जो रेट गिवन है उसी पे, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि ऐसा अगर वो काम उनको मिल जा रहा है इसी कंडीशन में तो उसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट।
फिर वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वो है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये अनएम्प्लॉयमेंट है, वो भी वॉलेंट्री है। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, सिचुएशन वेयर पर्सन इज एबल टू वर्क बट नॉट विलिंग टू वर्क एट अ प्रिविलेज। वो बंदा काम कर सकता है लेकिन काम नहीं करना चाहता, क्यों, कि जो लेबर की दिहाड़ी मिल रही है ना वो ठीक नहीं है उसके हिसाब से, यानी कि जितना पैसा मिल रहा है उसको, वो उस रेट पे काम नहीं करना चाहता, वो चाहता रेट और बढ़ जाए। तो जब गिवन रेट पे इंसान काम करना नहीं चाहता तो उसको बोलते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एक ही चीज बची कि वो काम कर सकता है, काम करना चाहता है, ठीक है, रेट भी एक्सेप्टेड है लेकिन काम नहीं मिल रहा, डज नॉट गेट वर्क। तो ऐसे कंडीशन में बोलेंगे इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, कि ये इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है डेफिसिट डिमांड। डेफिसिट डिमांड क्या होती है, यानी कि डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड मतलब डिमांड में कमी होना, है ना। ये देखो ये प्रेफरेंस आ गई, क्योंकि आपका कंटेंट किस, कौन सी क्लास का कंटेंट है ये आपका, आपका कंटेंट है 12th क्लास का। लेकिन ये हमें नहीं पढ़ना है ना, ये डिस्ट्रैक्शन देगा इससे कटा। ये टाइपराइटर का कुछ नहीं कर सकते हम, ठीक है। बोला डेफिसिट डिमांड क्या होती है, ये कंडीशन वो होती है जब डिमांड में कमी हो जाए, है ना। रेफर्स कलर रेड, डेफिसिट डिमांड रेफर टू अ सिचुएशन when aggregate demand falls short of aggregate supply corresponding to full employment, कि जब आपकी सप्लाई ठीक जगह है, ठीक है, सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं, सप्लाई पूरी है, एम्प्लॉयमेंट भी पूरा है, लेकिन डिमांड कम हो जाए तो उसको बोलते हैं डेफिसिट डिमांड। कि भाई जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने जितने सप्लाई की जरूरत है इकोनॉमी में सारी कर दी, लेकिन लोग डिमांड ही नहीं कर रहे, तो इस कंडीशन को बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड, की एम्प्लॉयमेंट पूरा है। देखो ये कंडीशन लिखना जरूरी है, अगर आप ये कंडीशन नहीं लिखते फुल एम्प्लॉयमेंट तो आपकी डेफिनेशन अधूरी रहेगी, फुल एम्प्लॉयमेंट लिखोगे तभी डेफिनेशन पूरी होगी। तो डेफिसिट डिमांड की कंडीशन होती है, ये सिचुएशन ऐसी सिचुएशन होती है जब आपकी एग्रीगेट डिमांड फॉल्स यानी कम होती है किससे, एग्रीगेट सप्लाई से, एट द सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। ऐसे ही डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, डिफ्लेशनरी गैप क्या है भाई, ये एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप आ जाएगा ना, इज द गैप बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, मतलब जिक्र एग्रीगेट डिमांड होनी चाहिए उससे क्या हो, कम हो जाए, उससे कम हो जाए, ठीक है, कि 2000 यूनिट की डिमांड होनी चाहिए सप्लाई के हिसाब से, ठीक है, लेकिन अब लोगों ने क्या किया, मतलब एक्चुअल जो है, एक्चुअल क्या आ रही है, इज लेस, एक्चुअल डिमांड कम आ रही है, रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट भी फुल नहीं हो पा रहा है क्योंकि डिमांड कम है, इसलिए एम्प्लॉयमेंट भी यूज नहीं हो रहा पूरा। इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ डेफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड, और ये मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है चेंज, ये डेफिशिएंट डिमांड में जो चेंज आता है उसको डिफ्लेशनरी गैप से कहा जाता है। एक तो मैंने बता दिया डेफिशिएंट डिमांड क्या है, कि जब आपकी डिमांड किससे कम हो, एग्रीगेट सप्लाई से, ठीक है, लेकिन अब एग्रीगेट सप्लाई से वो कितनी कम है, एक्चुअल में कितनी डिमांड होनी चाहिए उससे कितनी कम है, यानी उस चेंज को बोलते हैं हम डिफ्लेशनरी गैप। क्या बोलते हैं, डिफ्लेशनरी गैप। उसके बाद आ रहा है एक्स एंटे कंजम्पशन। देखो जो इंपॉर्टेंट था आपका ग्राफ वो मैंने आपको पढ़ा दिया, वो ग्राफ ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। एक्स एंटे कंजम्पशन, एक्स एंटे कंजम्पशन क्या होती है, जैसे कि मैंने पहले बता दिया एक्स का वर्ड कहाँ यूज करेंगे, जहाँ एक्सेस होगा, अब कंजम्पशन ज्यादा हो रही है, एक्स एंटे रिफर्स टू द प्लांट कंजम्पशन, एक्स एंटे कंजम्पशन क्या होती है, एक प्लांट कंजम्पशन होती है एट सर्टेन लेवल ऑफ नेशनल इनकम इन एन इकोनॉमी, एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम पर जो प्लान कर लिया गया है कंजम्पशन का खर्चा, ठीक है, वो थी आपकी एक्सेंटे कंजम्पशन, प्लान कर लेना कि अब इतनी कम होगी तो इतना खर्च करेंगे, इतनी होगी तो इतना, यानी कि चेंज आ रहा है ना, डिपेंड इनकम पे, जब इनकम पे डिपेंड होगी तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट इंड्यूस्ड कंजम्पशन, इंड्यूस्ड कंजम्पशन, मैंने इंड्यूस्ड का वर्ड बताया ना आपको, इंड्यूस्ड वर्ड का मतलब कि इनकम में चेंज आ रहा होगा, अब इसका मतलब ये हुआ कि इनकम में चेंज आने से अगर कंजम्पशन में चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड कंजम्पशन। दिस रेफर टू दैट लेवल ऑफ कंजम्पशन विच डायरेक्टली डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ इनकम। बोला कंजम्पशन के लेवल में जो भी चेंज आता है वो किसकी वजह से, इनकम की वजह से, तो वो होता है आपका इंड्यूस कंजम्पशन। और इन्फ्लेशनरी गैप क्या है, डिफ्लेशनरी पढ़ लिया,
अब उसका अपोजिट देख लो, वहां कमी हो रही थी, यहाँ क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, कि जितनी डिमांड होनी चाहिए उससे ज्यादा डिमांड है। इज द गैप बाय विच एक्चुअल, एक्चुअल लिखा होना चाहिए, ACTUL, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, कि एक्चुअल में जो डिमांड की जा रही है वो एग्रीगेट डिमांड लेवल से भी ज्यादा है। ठीक है, 2000 यूनिट एग्रीगेट सप्लाई के हिसाब से एग्रीगेट डिमांड 2000 यूनिट होनी चाहिए थी, लेकिन एग्रीगेट डिमांड 3000 यूनिट है, यानी कि जो डिमांड होनी चाहिए प्लांट की गई थी उससे भी ज्यादा है। प्लांट डिमांड से भी ज्यादा डिमांड होगी तो वो कंडीशन होगी आपकी इन्फ्लेशनरी गैप, क्योंकि जब हम सप्लाई कम दे रहे हैं और डिमांड ज्यादा हो रही है तो चीजें महंगी होना शुरू हो जाएंगी, महंगाई रिलेट टू इन्फ्लेशन, इसलिए बोलेंगे इन्फ्लेशनरी गैप। डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश फुल एम्प्लॉयड, इट इज देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेस। और ये कैसा एक्सेस, ये क्या है, ये कैसा चेंज है, एक्सेस, ये एक्सेस यानी ज्यादा है, डिमांड ज्यादा हो रखी है किस, फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे भी, देख रहे हो। नेक्स्ट देखो, मेजर, अब ठीक कैसे करेंगे, देखो फिजिकल मेजर्स दे रखे हैं और मॉनेटरी मेजर, कि एक्सेस डिमांड को ठीक कैसे करें, अगर डिमांड ज्यादा हो गई है तो कैसे ठीक करोगे। बोला दो तरीके के होते हैं, या तो फिजिकल मेजर से ठीक कर लिया जाए या मॉनेटरी मेजर से ठीक कर लिया जाए। अब इसको एक एक करके बताऊंगा। एक्सेस डिमांड का मतलब डिमांड ज्यादा हो रही है ना, डिमांड ज्यादा हो रही है, ठीक है, इसका मतलब लोगों की परचेजिंग, जेब की जो पावर है, लोगों की जेब में पैसा ज्यादा है ना, तभी तो डिमांड ज्यादा कर रहे हैं ना, यानी कि लोगों की परचेजिंग पावर ज्यादा है। अब परचेजिंग पावर कम कैसे होगी, फिजिकल मेजर के अंदर पहला बोला इंक्रीज टू टैक्स, लोगों का टैक्स बढ़ा दो, अगर इनकम टैक्स बढ़ गया तो आप क्या होगा, टैक्स में पैसा चला गया, या फिर प्रोडक्ट पे भी टैक्स बढ़ा दो, ठीक है। तो अगर आप इनकम टैक्स बढ़ा देते हो या और भी अदर सर्विस टैक्स बढ़ा देते हो तो लोगों का पैसा टैक्स में चला गया, अब उनकी परचेसिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, फिर क्या होगा, वो डिमांड कम कर पाएंगे, एक्सेस डिमांड कहाँ आ जाएगी, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगी। नेक्स्ट, डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करना पड़ेगा, गवर्नमेंट जो अपने खर्चे कर रही है ना उनको कम कर देंगे। दूसरा, इंक्रीज इन पब्लिक डेप्ट बोरिंग, और पब्लिक डेप्ट बोरिंग यानी कि पब्लिक जो गवर्नमेंट है ना, यहाँ पब्लिक गवर्नमेंट ही होती है, जहाँ पे वर्ड पब्लिक यूज हो रहा था ना, इनको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, लोन्स को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो लोगों का पैसा, देखो इकोनॉमी के अंदर पैसा लिमिटेड ही है, वही पैसा जो सर्कुलेट हो रहा है, उस पैसे को हमें क्या करना होगा, बोरिंग की तरह यूज करना पड़ेगा, ताकि लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाए। फिर बोला मॉनेटरी मेजर क्या है, मॉनेटरी ये तो क्या एडवाइजेज है, कैसे कैसे करके पैसा घुमाना, एक्चुअल में क्या करेंगे, मॉनेटरी यानी जो बैंक वाले कर सकते हैं, इंक्रीज इन बैंक रेट और रेपो रेट, या तो बैंक रेट बढ़ा दें, ठीक है, जिससे कि लोग की परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, वो लोन नहीं ले पाएंगे ना। फिर इंक्रीज इन CR, कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा दें, या इंक्रीज इन आपका SLR को बढ़ा दें, ठीक है, इन सबसे क्या होगा, लोग ना के पास अवेलेबिलिटी जो है कैश की कम हो जाएगी, जिससे कि वो परचेज नहीं कर पाएंगे, जो परचेज नहीं कर पाएंगे डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। या फिर सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचेंगे, गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटी बेचेगी, लोग उसको खरीद के पैसा किसको देंगे, गवर्नमेंट को, तो लोगों का पैसा गवर्नमेंट के पास गया तो लोगों की परचेजिंग पावर क्या हो गई, कम हो गई, थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये मेजरमेंट है एक्सेस डिमांड को ठीक करने के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डेफिशिएंट डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड को कैसे ठीक करना है, अपोजिट बिल्कुल उसका, जहां जो हम यहां कर रहे थे ना, जो इंक्रीज कर रहे थे उनको डिक्रीज करेंगे, जो डिक्रीज कर रहे थे उनको, जैसे बोल रहे हैं इंक्रीज और टू टैक्स, तो क्या करेंगे, डिक्रीज टू टैक्स, क्योंकि डिमांड क्या, लोग डिमांड कम कर रहे हैं, लोग डिमांड ज्यादा कब करेंगे, जब उनकी परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी। डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग बोला, कि भाई बोला गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम कर देंगे, हाँ गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा देंगे, तब डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट भी तो फिर चीजों की डिमांड करेगी ना, तभी, अब गवर्नमेंट अपना खर्चा कम करेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है, गवर्नमेंट खर्चा बढ़ाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। इंक्रीज इन पब्लिक, जो बोरेंगे उनको भी क्या करेंगे, कम कर देंगे, ऐसे मॉनेटरी मेजर में, क्योंकि ना देखो यहाँ लिखा साफ, अपोजिट करना है, अपोजिट ऑफ एक्सेस, हमने पीछे पढ़ा ना एक्सेस, उसका अपोजिट कर दो। ऐसे मॉनेटरी में क्या होगा कि यहाँ इंक्रीज बैंक रेट लिखा है, लिख देंगे डिक्रीज बैंक रेट, जिससे आपकी क्या होगी, डेफिसिट डिमांड ठीक। इंक्रीज इन CR है, डिक्रीज इन CR, इंक्रीज इन SLR, डिक्रीज इन SLR हो जाएगा। सेल करने की जगह गवर्नमेंट परचेज करेगी, गवर्नमेंट परचेज करेगी तो गवर्नमेंट का पैसा मार्केट में जाएगा, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी। आई होप आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे अच्छे से, है ना। और आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो आप हमारी वेबसाइट, आपको पता ही हमारी वेबसाइट क्या है, www.muft.shiksha, उस पर जाकर आप हमारे वेबसाइट पर अपने सारे डाउट पूछ सकते हैं, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे, क्योंकि आस्क माय क्वेश्चन कॉलम के अंदर
हम आपके सारे डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर हमसे किसी भी हमारे चैनल से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो अगर आपको कोई भी डाउट है, डाउट को लिख लो, उसको हमारा इसमें क्वेश्चन कॉलम में जाके पूछो, रिवॉर्ड्स लो। ठीक है, और आपसे 1 रुपये चार्ज नहीं किया जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम डेली अपने सब्जेक्ट बढ़ाएं। हम एक टारगेट लेके चल रहे हैं कि हम 100+ सब्जेक्ट पढ़ाएं अपने चैनल पे, और आपके साथ में एग्जाम की प्रिपरेशन भी कराएं। और अगर आप हमसे किसी भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं तो हम अवेलेबल हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे मैं आपसे कनेक्ट हुई हूँ अभी। हम टेलीग्राम और लिंक्डइन पे भी अवेलेबल है। हमारे डोमेन नेम मुफ्त.शिक्षा, डॉट पॉइंट वाला नहीं, DOT डॉट आपको लिखना है पूरा। और इनकम एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर से इतना ही, यही सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको करा दिए। अब आपसे मिलेंगे आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ इसी चैप्टर के, और आगे हम सीरीज करेंगे इसकी MCQ प्रिपरेशन फॉर एग्जाम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जैसा कि हमेशा कहता हूँ खुद को मौसम से बचा के रखिए, क्योंकि मैं तो नहीं रख पाया, इसलिए हमारा गैप काफ़ी हो गया वीडियो में, लेकिन अब मैं ठीक हो चुका हूँ। और फिर सेम जो उसके साथ हम बने रहेंगे, रोज़ आपके एग्जाम की प्रिपरेशन करवाएंगे, प्री बोर्ड की तैयारी करते रहिए। प्री बोर्ड की तैयारी आपके बोर्ड के रिजल्ट को बहुत बेटर करेगी। और बोर्ड एग्जाम की डेट शीट भी आ चुकी है, जिन्होंने अभी तक चेक नहीं की है वो ज़रूर चेक कर लें। ठीक है, और उसी हिसाब से अपना टाइम टेबल प्लान कर लें, क्योंकि देखो, अगर आप सोच रहे कि एग्जाम आएंगे जब पढ़ेंगे, तो मुझे एक बात बताओ सीधी सी, कि एक जगह से एक गेहूं बोरा उठा के दूसरी जगह रखना आसान है, या एक जगह से एक साथ 10 गेहूं बोरा उठा के दूसरी जगह रखना आसान है? सीधी सी बात है, आप कहोगे सर एक बोरा रख देंगे जल्दी से। यानी कि एक टाइम पे एक चीज कर पाएंगे आसानी से, अगर एक टाइम पे 10 चीजें करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो वही चीज मैं बता रहा हूं आपको कि जब एग्जाम आ जाएंगे ना, तो एक साथ सारे सब्जेक्ट का प्रेशर आ जाएगा। इसलिए अभी से टाइम टेबल बनाओ, एक एक सब्जेक्ट को एक दिन में कितना टाइम देना है, एक एक करके उसको टाइम दो, ताकि आप आसानी से अपनी सारी चीजों को मैनेज कर पाए। एग्जाम के टाइम में प्रेशर में ऐसा ना हो कि आप एक दो दो सारे के चक्कर में सब कुछ भी छोड़ दें। ठीक है, तो इसलिए एक एक सब्जेक्ट आराम से करो। ठीक है, टाइम टेबल बना लो, पढ़ो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मैं आपका एजुकेटर रिंकू शाक्य।